अनटाइमली मेडिटेशन 1873 से 1876 के बीच लिखे गए फ्रेडरिक नीत्शे के 4 निबंधों का एक संग्रह है। ये निबंध नीत्शे के शुरुआती दार्शनिक विचारों को दर्शाते हैं और समकालीन संस्कृति, विशेष रूप से जर्मन संस्कृति की आलोचना करते हैं, जबकि व्यक्तिवाद, इतिहास, शिक्षा और आत्मा की भूमिका पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। 4 निबंधों के शीर्षक हैं: 1. डेविड स्ट्रॉस, द कन्फेसर एंड द राइटर। 2. जीवन के लिए इतिहास के उपयोग और दुरुपयोग पर। 3. शोपेनहावर शिक्षक के रूप में। 4. बेयरूथ में रिचर्ड वैगनर। प्रत्येक निबंध नीत्शे के समय के एक विशिष्ट सांस्कृतिक मुद्दे को लक्षित करता है और उसके विकसित दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रकट करता है, जो उसके बाद के अधिक परिपक्व कार्यों के लिए आधार तैयार करता है। 1. डेविड स्ट्रॉस, द कन्फेसर एंड द राइटर। पहले निबंध में नीत्शे ने एक लोकप्रिय जर्मन धर्मशास्त्री और लेखक डेविड स्ट्रॉस की आलोचना की। स्ट्रॉस की पुस्तक द लाइफ ऑफ जीसस क्रिटिकली एग्जामिन्ड ने बाइबल के प्रति अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि नीत्शे ने स्ट्रॉस के बाद के काम द ओल्ड एंड द न्यू फेथ पर हमला करते हुए तर्क दिया कि स्ट्रॉस की स्वघोषित स्वतंत्र सोच उथली और आत्मसंतुष्ट है। नीत्शे ने ईसाई धर्म के धर्मनिरपेक्ष संस्करण को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉस की आलोचना की, जिसमें सच्चे दर्शन की गहराई और परिवर्तनकारी शक्ति का अभाव है। कहानी और स्पष्टीकरण। नीत्शे ने स्ट्रॉस को नए जर्मन दार्शनिकवाद के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करना शुरू किया, सांस्कृतिक परिष्कार के रूप में एक उथली बुर्जुआ मानसिकता। उन्होंने स्ट्रॉस पर अपने जटिल विचारों के स्वच्छ लोकप्रिय संस्करणों के साथ जनता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। नीत्शे का मुख्य तर्क ये है कि स्ट्रॉस धार्मिक हठधर्मिता को समान रूप से हठधर्मी धर्मनिरपेक्ष आस्था से बदल देता है, जिसे वह समान रूप से चुनौतीहीन और अप्रामाणिक मानता है। उदाहरण और उद्धरण। नीत्शे ने द ओल्ड एंड द न्यू फेथ के अंशों को उद्धृत करके स्ट्रॉस की सोच में औसत दर्जे की ओर इशारा किया। ये दर्शाता है कि कैसे स्ट्रॉस के विचारों में वास्तविक दार्शनिक जांच की गहनता और कट्टरता का अभाव है। उदाहरण के लिए, नीत्शे ने स्ट्रॉस के इस दावे का मजाक उड़ाया कि आधुनिक विज्ञान धर्म द्वारा दिए गए सभी उत्तर प्रदान करता है, ये तर्क देते हुए कि यह विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों की सही समझ का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष। इस निबंध में नीत्शे ने समकालीन जर्मन संस्कृति की अपनी आलोचना के लिए मंच तैयार किया है, जिसमें गहरी, अधिक परिवर्तनकारी सोच की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। वह स्ट्रॉस को उस शालीनता और सामान्यता के प्रतीक के रूप में उपयोग करता है जिसे वह अपने समय के बौद्धिक जीवन में देखता है। 2. जीवन के लिए इतिहास के उपयोग और दुरुपयोग पर। दूसरे निबंध में नीत्शे ने इतिहास और जीवन के बीच संबंधों की पड़ताल करते हुए तर्क दिया कि ऐतिहासिक ज्ञान की अधिकता एक सार्थक और जीवंत जीवन जीने के लिए हानिकारक हो सकती है। वह 3 प्रकार के इतिहास के बीच अंतर करते हैं: स्मारकीय, पुरातात्विक और आलोचनात्मक। प्रत्येक अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करता है और व्यक्ति और समाज पर अलग अलग प्रभाव डालता है। कहानी और स्पष्टीकरण। नीत्शे का दावा है कि इतिहास को जीवन की सेवा करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत। स्मारकीय इतिहास अतीत के महान मॉडल प्रस्तुत करके प्रेरित करता है। पुरातन इतिहास परंपराओं और जड़ों को संरक्षित करता है, और महत्वपूर्ण इतिहास हानिकारक विरासतों को नष्ट करने की अनुमति देता है। हालांकि वह चेतावनी देते हैं कि किसी एक प्रकार पर अधिक जोर देने से विकृतियां पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक स्मारकीय इतिहास अवास्तविक मानकों का निर्माण कर सकता है, जबकि बहुत अधिक पुरातन इतिहास नवाचार को दबा सकता है। उदाहरण और उद्धरण। इस निबंध में नीत्शे के प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक है:
हमें इतिहास की जरूरत है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह ज्ञान के बगीचे में एक बिगैल आवारा को इसकी जरूरत है। यह उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि इतिहास को निष्क्रिय रूप से उपभोग करने के बजाय सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। वह ये दिखाने के लिए जर्मन शिक्षा और संस्कृति के उदाहरणों का उपयोग करता है कि कैसे ऐतिहासिक ज्ञान के प्रति एक अस्वस्थ जुनून ठहराव और निराशावाद की भावना को जन्म दे सकता है। निष्कर्ष: यह निबंध इतिहास के साथ संतुलित और गतिशील संबंध के महत्व में नीत्शे के विश्वास को रेखांकित करता है। वह एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का आह्वान करते हैं जो इतिहास का उपयोग जीवन को बाधित करने के बजाय सशक्त और ऊर्जावान बनाने के लिए करता है। 3. शोपेनहावर शिक्षक के रूप में। तीसरे निबंध में नीत्शे ने आर्थर शोपेनहावर को एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है जो सच्ची दार्शनिक सोच के लिए आवश्यक गुणों का उदाहरण देता है। नीत्शे शोपेनहावर की स्वतंत्रता, साहस और सत्य की खोज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता है। इन गुणों की तुलना वह समकालीन शिक्षा और बौद्धिक जीवन में देखी जाने वाली सामान्यता से करता है। कहानी और स्पष्टीकरण। नीत्शे ने शोपेनहावर को भविष्य के दार्शनिक के रूप में वर्णित किया है, जिसका जीवन और कार्य आधुनिक संस्कृति की सतीपन के प्रतिकारक के रूप में कार्य करता है। वह शोपेनहावर की लोकप्रिय राय के खिलाफ अकेले खड़े होने की इच्छा और गहन अस्तित्व संबंधी सवालों के प्रति उनके समर्पण पर जोर देते हैं। नीत्शे शोपेनहावर के दृष्टिकोण को व्यक्तिगत विकास और बौद्धिक विकास के लिए एक मॉडल के रूप में देखता है। उदाहरण और उद्धरण। नीत्शे ने अकादमिक दर्शन के प्रति शोपेनहावर के तिरस्कार और व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्दृष्टि के महत्व पर उनके जोर को उद्धृत किया है। नीत्शे का एक उल्लेखनीय उद्धरण है: शिक्षा का कार्य युवा आत्मा में जीवन के अर्थ को स्थापित करना है, न कि उसे मृत सूत्रों से भरना। यह उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि सच्ची शिक्षा को केवल ज्ञान के बजाय ज्ञान और गहराई को विकसित करना चाहिए। निष्कर्ष: इस निबंध के माध्यम से नीत्शे एक ऐसे शैक्षिकी मॉडल की वकालत करता है जो स्वतंत्रता, आलोचनात्मक सोच और जीवन के बुनियादी सवालों के साथ गहरे जुड़ाव को बढ़ावा देता है। वह शोपेनहावर को एक आदर्श के रूप में रखते हैं और अपने समकालीनों को अधिक बौद्धिक और व्यक्तिगत प्रामाणिकता के लिए प्रयास करने की चुनौती देते हैं। 4. बेयरूथ में रिचर्ड वैगनर। अंतिम निबंध रिचर्ड वैगनर पर केंद्रित है, एक संगीतकार जिसकी नीत्शे ने शुरू में प्रशंसा की लेकिन बाद में आलोचना की। इस टुकड़े में जबकि नीत्शे के पास अभी भी वैगनर के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण था, वह जर्मन संस्कृति में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में वैगनर के संगीत और विचारों की प्रशंसा करता है, जो जर्मन भावना को फिर से जीवंत और एकजुट करने में सक्षम है। कहानी और स्पष्टीकरण। नीत्शे वैगनर के बेयरूथ उत्सव को एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में देखता है, एक ऐसा स्थान जहां कला और जीवन एक नया गहन सांस्कृतिक अनुभव बनाने के लिए एकत्रित होते हैं। वह गेस्मर्टकुंस्टवर्क के वैगनर के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं, जो एक कला का संपूर्ण कार्य है जो संगीत, नाटक और तमाशा का संश्लेषण करता है। नीत्शे का मानना है कि वैगनर का काम जर्मन संस्कृति में एक गहन परिवर्तन को प्रेरित कर सकता है, इसे उस दार्शनिकता से दूर ले जा सकता है जिसकी उन्होंने पहले निबंध में आलोचना की है। उदाहरण और उद्धरण। नीत्शे ने बेयरूथ में अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए त्योहार के सांप्रदायिक और परिवर्तनकारी पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने समाज में कला की भूमिका और एक नई सांस्कृतिक पौराणिक कथा बनाने के महत्व के बारे में वैगनर के विचारों को उद्धृत किया। इस निबंध में नीत्शे का एक महत्वपूर्ण उद्धरण है: कला जीवन के लिए महान प्रेरणा है, मानव अस्तित्व को प्रेरित करने और उन्नत करने के लिए कला की शक्ति में उनके विश्वास को दर्शाता है। निष्कर्ष:
इस निबंध में नीत्शे ने कला के माध्यम से जर्मन संस्कृति को पुनर्जीवित करने की वैगनर की क्षमता का जश्न मनाया। वह वैगनर के काम को उस सांस्कृतिक सामान्यता के प्रति संतुलन के रूप में देखता है जिसकी वह अन्यथा आलोचना करता है, जो उस परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है जिसके बारे में उनका मानना है कि सच्ची कला और दर्शन में होना चाहिए। समग्र निष्कर्ष: अनटाइमली मेडिटेशन नीत्शे के प्रारंभिक दार्शनिक विकास और समकालीन जर्मन संस्कृति की उनकी आलोचना में एक खिड़की प्रदान करता है। प्रत्येक निबंध सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन के एक अलग पहलू को संबोधित करता है, जो नीत्शे के जीवन के बुनियादी सवालों के साथ गहरे, अधिक प्रामाणिक जुड़ाव के आह्वान से एकजुट है। स्ट्रॉस की अपनी आलोचनाओं, इतिहास पर अपने चिंतन, शोपेनहावर के प्रति अपनी प्रशंसा और वैगनर के अपने उत्सव के माध्यम से नीत्शे ने संस्कृति की एक दृष्टि व्यक्त की है जो गहन विचार, व्यक्तिवाद और कला और दर्शन की परिवर्तनकारी शक्ति को महत्व देती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।